चलिए बच्चे, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की तैयारी के हिसाब से भी। तो इन 1911 एच गाइगर एंड अर्नेस्ट मार्सडेन बोथ डू द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग ऑन सजेशन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बेटा ये बता दें कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया और उसको 2-3 बार करने के लिए अपने स्टूडेंट्स को एक सजेशन दिया कि आप लोग भी इसको कर लीजिए और इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं, वो उस रिजल्ट को जो है हम लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी थी। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन थे? जे टॉमसन के जो है ये स्टूडेंट्स थे। तो ये तो इसकी कहानी थी, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग क्यों किया गया और इसके क्या रिजल्ट निकले, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या है। ये यहाँ पे एक लिया है हमने, ये सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम। यहाँ पे हमने बिस्मथ ले लिया और यहाँ पे क्या है कि ये जो है एक लेड के ग्लास में इसको रखा जाता है, जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से निकलते हैं। ये अल्फ़ा पार्टिकल जो यहाँ से निकलेंगे, तो इनको कॉलीमेट करने के लिए आगे हम यहाँ पे लेड ब्रिक्स लगा देते हैं। लेड ब्रिक्स क्या करती हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल को कॉलीमेट कर लेती हैं, जिससे कि ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना इनटू अ थिन बीम आगे बढ़े, मतलब एकदम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे थिन बीम के सहारे ये आगे बढ़ते जाते हैं। अगर इनको ना लगाते तो अल्फ़ा पार्टिकल पता नहीं कहाँ कहाँ पर चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो लेड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल को एक इनटू अ थिन बीम के सहारे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। आगे क्या होता है कि एक हम थिन गोल्ड फॉयल का यूज़ करते हैं, जिसकी जो ब्रेथ होती है 10⁻⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻⁻8 मीटर होती है, और ये सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम अल्फ़ा पार्टिकल को केवल गोल्ड फॉयल में ही क्यों इंसिडेंट कराएंगे, बाकी फॉयल यूज़ क्यों नहीं किया? तो क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसको पीट पीट कर बहुत ही पतला किया जा सकता है। इतना पतला किया जा सकता है कि बाकी एलिमेंट्स को पीट पीट कर पतला करना इतना पॉसिबल नहीं होता जितना कि गोल्ड का है होता है ना। ठीक है, तो ज़्यादातर हम गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कॉपर का भी कर सकते हैं, सिल्वर का भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है लेड ब्रिक्स के सहारे जो है एक थिन बीम बनाते हुए आएंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होंगे। ठीक है, अब आगे जो है हम यहाँ पे जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा देते हैं, स्क्रीन, और उस स्क्रीन पे एक डिटेक्टर लगा होता है। आपने बुक्स में देखा होगा एक डिटेक्टर लगा होता है। उस डिटेक्टर को हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप ही कहते हैं, इसको हम घुमा सकते हैं पूरी तरह से, चारों तरफ से घुमा के देख सकते हैं। ठीक है ना। और क्या देखा गया यहाँ पे कि जब यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स आए, तो हो सकता है बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स आए होंगे बिल्कुल यहाँ पे इनटू अ थिन बीम। अब यहाँ पे इंसिडेंट हुए होंगे गोल्ड फॉयल में। तो क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो है यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, और सीधे क्रॉस हो रहे हैं विदाउट एनी डिविएशन, बिना विचलित हुए सीधे निकल रहे हैं। ठीक है ना। अब इसको घुमा घुमा के देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक लाइट फ्लैश बनेगा, और ये डिटेक्टर हो गया। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से थीटा एंगल पे स्कैटरिंग हो रहे हैं, ये स्कैटरिंग एंगल हो जाएगा। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है जैसे यहाँ पे कुछ सीधे निकल गए, कुछ थीटा एंगल पे निकल गए, कुछ जो है 90 डिग्री से मोर भी एंगल पे इस डायरेक्शन पे आ रहे हैं। ठीक है ना। और 10 लाख में से कोई एक आध अल्फ़ा पार्टिकल जो होगा बिल्कुल वापस भी आ सकता है, ये ऐसे वापस भी आ सकता है,
1 × 10⁶ 10 लाख में से कोई एक आधा। तो ये ऐसा होता है कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस स्ट्रेट टू द फॉयल, मतलब सीधे निकल सकते हैं, कुछ थीटा डिग्री पे स्कैटर्ड हो सकते हैं और कुछ जो है 90 डिग्री से मोर एंगल पर भी जो है स्कैटर्ड हो सकते हैं और कुछ वापस भी आ सकते हैं। लेकिन हम एग्जैक्ट बताने की कोशिश करेंगे कि कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ग्राफ से समझेंगे कि ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल थीटा इन डिग्रीज। हम ग्राफ के सहारे पे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा कि मैंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं 10, 0 से 1, 2, 3, 10, 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁶ एंड 10⁻�7। यहाँ पे डिविएशन एंगल हो गया 0 से 20, 40 कहाँ तक 180 तक। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग भी तो देखो ना, यहाँ जैसे सीधे निकल रहे हैं तो 0 डिग्री, फिर एक्यूट एंगल पे कोई भी एंगल ले लेंगे, थीटा उस पर स्कैटर्ड होंगे अल्फा पार्टिकल, फिर थीटा 90 से भी मोर, तो थीटा बढ़ता चला जाएगा, 90 से भी मोर जाएगा ना, फिर 180 तक जा रहे हैं, 180 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधे से कोई भी अल्फा पार्टिकल जाएगा, फॉइल से स्ट्राइक करेगा, वहाँ से वापस आएगा तो 180, या सीधे निकलेगा तो 0। तो जितनी स्कैटरिंग होगी अल्फा पार्टिकल के बेटा 0 से 180 के बीच में ही होगी। ठीक है ना, ठीक, ओके। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस ग्राफ से देखिएगा कि अगर यहाँ से एंगल बढ़ रहा है, स्कैटरिंग एंगल अगर बढ़ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल्स के नंबर कम हो रहे हैं। यहाँ से देखिए, इसका मतलब कि 0 डिग्री एंगल पे, 0 डिग्री एंगल पे यहाँ पे देखो, 0 डिग्री एंगल पे बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मीन्स 99.86%। ठीक है ना, मोस्ट वेंट अनडिविएटेड अल्फा पार्टिकल, मोस्ट अल्फा पार्टिकल जो है बिना डिविएशन के सीधे निकल जा रहे हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 10⁻⁷ होती, 1 करोड़ के आसपास होती है। मतलब कि अगर 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराए जाए इस फॉइल में, तो लगभग कुछ 1 आध 2 10⁻⁷ के आसपास जो है अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। और इसका रिजल्ट ये आता है कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इम्पटी स्पेस, मतलब कि जो एटम का बहुत सारा पार्ट होगा, इम्पटी स्पेस होगा, खाली स्थान होगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये समझ में आया कि 0 डिग्री एंगल पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, मोर होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, अब फिर जैसे थीटा एंगल पे, यहाँ पे थीटा एंगल पे जो स्कैटरिंग हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम पड़ते जाएंगे। तो इस तरह से ये आया कि सेकंड यहाँ पे जो है कि 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डिविएटेड मोर देन 1 डिग्री एंगल, मतलब थीटा डिग्री एंगल पे, थीटा डिग्री एंगल पे जो है 0.14% स्कैटरिंग होते हैं पार्टिकल। और यहाँ से ये समझ में आता है कि एटम के अंदर बहुत छोटे से स्थान में, इन वेरी स्मॉल प्लेस, देयर विल बी पॉजिटिव चार्जेस। वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा कि जो अल्फा पार्टिकल को जो है अप रिपल कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल बेटे होते हैं ना, वो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम एटम होता है 2He4 He++, जिसमें 2e इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली होता है। ठीक है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, चार्ज 2e के बराबर होता है और मास 4 me होता है।
तो इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल भी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, 2e के बराबर हो गया, और यहाँ पे थीटा डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहा है। तो स्कैटरिंग जो हो रही है अल्फा पार्टिकल की थीटा डिग्री पे, तो इसके मतलब ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे जब कुछ 10⁻⁷ तो सीधे निकल गए, बाकी कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है यहाँ पे जो है थीटा डिग्री पे स्कैटर्ड हो रहे हैं, डिविएट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बीच में यहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा थोड़ी सी जगह में, जिससे कि थीटा डिग्री डिविएट हुए। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डिविएट मोर देन 1 डिग्री एंगल। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि होगा कि इनसाइड एटम इन वेरी स्मॉल प्लेस पॉजिटिव चार्ज देयर, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है ना। बट यहाँ पे देखो इसके बाद में कि ये कुछ अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि अल्फा पार्टिकल जो है ना कोई मतलब 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल, 8000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक जो है डिविएट हो रहा मोर देन 90। तो इस मोर देन 90, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मोर देन 90 डिविएट हुआ तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जब वो छोटे से स्थान पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ये इसका रिजल्ट निकल रहा है। लेकिन कुछ जो है यहाँ पे 10⁻⁶ पार्टिकल्स डिविएट अबाउट 180 डिग्री पे रिटर्न बैक हो रहे हैं। तो बिल्कुल अब समझ में आ गया कि जहाँ पर भी छोटे से स्थान में पॉजिटिव चार्ज है ना उसकी इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि वहाँ से 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल में से चाहे एक अल्फा पार्टिकल सीधा जाता है और वहाँ से रिपल होता है, टकरा भी नहीं पाता, रिपल हो जाता है, तुरंत रिपल हो जाता है। तो उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। मीन्स यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज कंसंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ से फिगर पे देखेंगे, देखो 1 × 10⁻⁶, 10 लाख में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे आएगा और स्ट्राइक भी नहीं कर पाएगा, कोलाइड भी नहीं कर पाएगा इस फॉइल से और सीधे वापस हो जाएगा, कट से वापस। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आया कि यहाँ पे छोटे से स्थान पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, बंधा हुआ है, जो कि इतना रिपल्सन फोर्स लगा देता है अल्फा पार्टिकल पे, ये अल्फा पार्टिकल तुरंत वापस आ जाता है। लेकिन ये जो है 10 लाख में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक है ना। तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, उस प्लेस को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब यहाँ से रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिविएटेड एट थीटा एंगल पे यहाँ पे एक फार्मूला दिया था कि n=kz² sin⁴θ/2। ठीक है, k कांस्टेंट हो जाएगा, z एटॉमिक नंबर हो जाएगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिविएटेड और थीटा हो जाएगा डिविएशन एंगल, स्कैटर्ड एंगल हो जाएगा। तो ये दिया था। अब यहाँ से हम इस फार्मूले को न्यूमेरिकल के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे n1 हो जाए kz² sin⁴θ1/2, मतलब डिविएशन एंगल चेंज होगा तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल भी चेंज होगा, जैसा कि ग्राफ में बताया गया है। थीटा बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल घट रहा है। डिक्रीजिंग ऑफ एंगल्स देन डिक्रीज्ड ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके,
तो यहाँ से एक फार्मूला बना सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए कि n1 इक्वल टू अगर के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा 1/2 मान लें तो n2 क्या हो जाएगा के जेड स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा 2/2। तो यहाँ से डिवाइड दोनों को कर दीजिए तो के जेड स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा ये फार्मूला n1/n2 इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 2/2। के जेड स्क्वायर कट जाएगा तो ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी किताबों में ये ऐसा लिखा होता है n/n डैश इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा डैश अपॉन 2 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 2। तो कैसे भी कर लेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल यहाँ से देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ दिया है कि n1 इक्वल टू 1000 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 डिग्री एंगल। मतलब कि इन फर्स्ट कंडीशन की 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन एट 60 डिग्री एंगल। ठीक है, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन अगर यही हो फाइंड नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एट 90 डिग्री, 60 डिग्री पर तो 1000 है, तो 90 डिग्री पे कितने होंगे। जैसे यहाँ पे अगर थीटा 60 डिग्री होता तो 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे। अब एंगल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल घटेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे n2 निकालना है, तो n2 के लिए फार्मूला वही लगा देंगे n1/n2 इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा 2/2 साइन की पावर अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 1/2। तो n1 1000/n2। अब थीटा 2 कितना है बेटा 90, तो 90/2 करेंगे तो 45 आ जाएगा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा 1/2। तो थीटा कितना 1 है, कितना 60/2 तो 30 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1000/n2 साइन की पावर 4 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी पावर 4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। साइन 4 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/16। कैलकुलेट कर लीजिए, तो n2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटू 16। यहाँ से 1000/n2 इक्वल टू 4 आ गया, तो n2 इक्वल टू 1000/4 250 अल्फा पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यह था इस वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग क्या होती है, कितने अल्फा पार्टिकल किस एंगल पे डिविएट होते हैं, और एटम के अंदर बहुत ही छोटी जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज इतना डेंसर होता है, इतना बंधा हुआ होता है, कसा हुआ होता है, इतना ताकतवर पॉजिटिव चार्ज होता है कि 10 लाख में से कोई एक अल्फा पार्टिकल अगर उससे जाके टकराने की कोशिश करेगा तो वो सीधे 180 डिग्री पे वापस आ जाएगा। उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और स्कैटर्ड एंगल थीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, और उससे एक न्यूमेरिकल पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में।